और मैं ये बहुत देर से देख रहा हूँ कि जो हो रहा है आज देश में जो हो रहा है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं। और आगे क्या होना चाहिए इसका भी कोई आगे बात करने का कोई औचित्य नहीं मुझे लग रहा है, क्योंकि जो स्थिति आ गई है। और आपने अगर नरेंद्र मोदी जी का भाषण अभी जो राज्यसभा सत्र लोकसभा सत्र हुआ था, उस सत्र में जो राष्ट्रपति भाषण के जवाब में बोले थे, नरेंद्र मोदी जाते नहीं कभी, जब जाते हैं तो वो अपनी बात आखिरी बात थी, इस सत्र की आखिरी बात थी। उन्होंने कहा था कि अगला जो सत्र अगला जो ये कार्यकाल आने वाला है, तीसरा कार्यकाल जो आने वाला है, ये बहुत बड़े निर्णयों का कार्यकाल होगा, बहुत बड़े फैसलों का कार्यकाल होगा। और इसमें कोई पहले भी सब लोग अंदाज लगा ही रहे थे कि ये जो कार्यकाल होगा ये निश्चित रूप से डेमोक्रेसी खत्म करने का कार्यकाल होगा, संविधान खत्म करने के दूसरा मनवादी संविधान लागू करने का कार्यकाल होगा और हिंदू राष्ट्र घोषित करने का कार्यकाल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आज हमें बात करने की आवश्यकता है कि 2024 में अगर हम इसको रोकने का प्रयास कर पाते हैं किसी भी तरह से, ये तो भी हम आगे 27 की तैयारी कर सकते हैं, अगले चुनाव की तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा तो यह मानना है कि 24 में अगर ये जीत जाते हैं तो अगले चुनाव ही नहीं होने वाले। हम ये अपने मंसूबे पाले रह जाएंगे कि हम अगली बार हम अरशद भाई को लड़ाएंगे या हम जीत जाएंगे। हम तो अरशद भाई को या दूसरे अपने साथियों को कभी लड़ा पाएंगे जब 24 में हम भाजपा को रोक पाएंगे। और इसको रोकने के लिए मेरा ये मानना है कि जो इंडिया गठबंधन है लगातार तोड़फोड़ हो रही है। और आज हमें ये भी मानता हूँ कि आज हमें अखिलेश का चेहरा देखने की जरूरत नहीं है, मायावती को देखने की जरूरत नहीं है। जिस तरह 93 के चुनाव में सपा बसपा एक साथ आई थी और आम जनता चुनाव लड़ रही थी, मैं खुद उसमें मैं शामिल था कि ये आम जनता चुनाव लड़ रही थी। तो आज वो समय आ गया है कि आज आम जनता को चुनाव लड़ने की जरूरत है। मैं अपने भाई वलीउल्लाह साहब की बात से सहमत हूँ कि एक सम्मेलन बुलाया जाए और पूरे यूपी से जो यहाँ जो लोग रहते हैं, पूरे यूपी से यहाँ जिले से लोग रहे, उनका एक सम्मेलन बुलाया जाए, उनको लोगों को चिन्हित किया जाए कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, जो वास्तव में सेकुलर हैं और इस देश में चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र कायम रहे, ये संविधान कायम रहे, आजादी की लड़ाई के बाद जो हमें ये व्यवस्था मिली है ये कायम रहे, तो हमें निश्चित रूप से हमें ये अखिलेश यादव का माइनस कर दीजिए, मायावती को माइनस कर दीजिए। और जो भी लोग हैं जो बड़े जो ये पेशेवर नेता है, वो चाहे सुनील कांत के हो, चाहे कौशल किशोर जी हो, चाहे जो भी लोग हैं, मैं जो भाजपा के साथ जुड़ गए हैं अपने स्वार्थों के लिए, इनको सबको माइनस करते हुए हमें लोग एक सम्मेलन बुलाना चाहिए, उसमें लोगों को चिन्हित करना चाहिए और हर तरह से मदद करनी चाहिए। ये मेरा मानना है। और चिन्हित करने के बाद हमें जो छोटी तमाम पार्टियां हैं, पीपुल्स जस्टिस पार्टी, इस तरह और भी तमाम पार्टियां हैं, उन सबको ऊपर में बुलाना चाहिए और तब हम सीटें चिन्हित करके अरशद भाई को भी एक सीट ला सकते हैं। और जो हमारे इस तरह संघर्षशील साथी हैं जो समाज में ये जो रहना चाहते हैं कि लोकतंत्र बना रहे, तो वो तभी हम कर पाएंगे, वरना और बातें करने का ये होना चाहिए वो होना चाहिए उसका कोई औचित्य नहीं। मेरा ये मानना है, बस इतना ही बात पर कहना चाहता हूँ। आप देखते रहे जनता को। अरशद भाई आपके साथ है, उनकी सोच उनकी फिक्र भी आपके साथ ही रहेगी इंशाअल्लाह। मैं जनाब साबित एमएलए शाह साहब आदमगढ़ से तशरीफ लाए, मैं चाहता हूं कि आए और आपसे अपनी बात हमारे दरमियान रखी। राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी इसका नाम पहला था, लेकिन लोग चुनाव आयोग ने इसको पीपुल्स जस्टिस पार्टी नाम रखा। शुरू से आपने शाह साहब लोगों के बड़े भाई की हैसियत से इस काम की रहे हमेशा। यहाँ पर तशरीफ फरमा हमारे बड़े भाई जनाब अरशद साहब, सिद्दीकी साहब, हमारे पुराने साथी और बड़े भाई इंजीनियर सलीम साहब, मौलाना शोएब साहब, महफूज अंसारी साहब, ये हमारे पुराने कारवा के लोग हैं। इसमें तो हम कोई नई पार्टी खड़ी करने के लिए आए हैं, और पीपुल्स जस्टिस पार्टी कोई नई पार्टी बताना चाहते हैं इस बात को। मेरे सामने चेहरा नजर आ रहा है
अभी चेहरा चिराग लगता है। मैं बात कर रहा हूँ अपने कायद, अपने रहनुमा जनाब इलियास आज़मी साहब। मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सदर की हैसियत से और फिर गोपालपुर आजमगढ़ के एमएलए की हैसियत से एक बाशऊर फर्द की हैसियत से हिंदुस्तान की तमाम लीडरशिप को उसका मैंने मुशाहिदा किया, करीब से देखा। 1983 से 1990 तक मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रेस्टिकेट रहा। मिल्लत के और बाबरी मस्जिद के मसाइल को लेकर के 86 से 90 तक यूनिवर्सिटी ने मुझे बाहर कर दिया था और मैं हाई कोर्ट से मुकदमा करके 90 में फिर री एडमिशन लेने के लिए 91-92 में मैं स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट था। 93 में 93 में आके मिले हुआ। ये बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ, ये जो आज जिस काफिले को आगे बढ़ाने की बात हो रही है उसके कायद, उसके सरसील, उसके रहनुमा और उन ख्यालात को रखने वाले हमारे अजीम कायद मरहूम इलियास आज़मी साहब। हिंदुस्तान में मैंने 2-3 लोगों से जिनसे मैं इम्प्रेस हुआ, जिनसे मैं मुतासिर था, उनमें से सबसे फेहरिस्त जनाब इलियास आज़मी साहब। इसलिए मैं फिर ये कहता हूं कि अभी चेहरा चिराग लगता है, बुझ गया है मगर चमक है वही। पीपुल्स जस्टिस पार्टी मरहूम चचा के ख्यालात पर मबनी एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में उभरी थी और हम इन तमाम दोस्तों ने उस कारवां को आगे बढ़ाने की कोशिश की और काफी हद तक हम समझते हैं कि मैं कभी मायूस नहीं रहा। हमने जिस रफ्तार से उस कारवां को, पीपुल्स जस्टिस पार्टी को बढ़ाया था, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के बाशऊर अफराद में हमारी बात, पीपुल्स जस्टिस पार्टी की बात पहुंच गई थी। लोग उससे वाकिफ हो गए थे, लोग उसकी तरफ मुतासिर हो रहे थे, लोग उसकी तरफ आना चाहते थे। लेकिन गलती हमारी कमी, हम उस पर बहस नहीं करना चाहेंगे कि वो मोमेंटम हम नहीं बरकरार रख पाए, वो काफिला रुक गया। चचा की बीमारी, उनकी अदालत और फिर उनके इंतकाल के बाद वो एक सुकूत सा तारी हो गया, खामोशी। जिस पॉलिटिकल सिस्टम की बात हो रही है, जिस हिंदुस्तान में तब्दीली की बात हो रही है, हमने तकरीरें सुनी है लोगों की। हम समझते हैं कि लीडरशिप की एक क्वालिटी होती है। अल्लामा इकबाल ने बताया है कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जा पुरसोस, यही है रफ्ते सफर मीरे कारवां के लिए। निगाह बुलंद, सोच बहुत ऊंची होनी चाहिए, गहराई होनी चाहिए। सुखन दिल नवाज, बात जो कही जाए उसको इतने खूबसूरत और इतने अच्छे अंदाज में कही जाए कि लोगों के दिलों तक पहुंच जाए। जान पुरसोस, और दिल में अपने समाज का, अपने देश का, अपने लोगों का दर्द होना चाहिए। दिल में दर्द होगा, बात कहने का सलीका होगा, मोहब्बत होगी और निगाह में गहराई होगी, दूर तक सोचेंगे तो यकीनन वही शख्स हमारे समाज की और हमारे इस देश की लीडरशिप कर सकता है, उसको कामयाबी से आगे ले जा सकता है। आज हम अपने अंदर तवानाई महसूस कर रहे हैं। अशरफ भाई हमारे साथ तो बैठे हुए हैं, इन्होंने अगर सरपरस्ती का हाथ रख दिया है तो यकीनन हम समझते हैं कि पूरी तवानाई और पूरी ताकत के साथ यह काफिला आगे बढ़ेगा। बात हो रही थी बहुजन की, दलित आंदोलन की, मजलूम तबकात की, मसाइल की, तो मैं कहना चाहता हूं कि बहुजन के बारे में कुछ राय किसी कुलीन साहब ने रखी, एक नजरिया रखा, उन्होंने फर्क बताया, लेकिन अब एक लंबी बहस होगी और ये मौका नहीं है उस पर हम डिस्कशन करें। लेकिन मैंने अपने छोटे से जिंदगी में और छोटे से मुताले में
इस बहुजन और बहुजन से हट करके इन मजलूम इंसानियत, मैंने एक जो नजरिया कायम किया है, मैं माफ करिएगा मुझे अगर किसी को खराब लगे, मेरी बात गलत लगे, क्योंकि एक आम रविश और आम सोच से हट करके मैं ये बात कहने जा रहा हूँ कि मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब से बड़ा दृष्टिकोण और उससे बड़ा वाज़ेह नजरिया मानवर काशीराम जी का लगा, इसलिए कि मैंने जो स्टडी किया है उस स्टडी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने दलित मूवमेंट के इर्द गिर्द अपनी पूरी जिंदगी वक्त की, लेकिन काशीराम जी ने जिस नजरिए को पेश किया वो नजरिया पूरी मजलूम इंसानियत का था, शोषित, पीड़ित और दलित समाज का था। उसमें मुसलमान भी था, उसमें पिछड़ा भी था, उसमें दलित भी था और उसमें वो सोकार्ड काला सत्ता के लोग भी थे जो समाज में जिनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, जिनके साथ अन्याय हुआ। और यही बुनियाद है, हम जिस मजहब को मानते हैं इस्लाम को, इस्लाम की बुनियाद भी यही है कि हमें मजलूमों का साथ देना है बगैर इसको देखे हुए कि मजलूम कौन है। हमें जालिमों की मुखालफत करनी है, उनके खिलाफ खड़ा होना है बगैर ये देखे हुए कि जालिम कौन है। ये बुनियादी नुक्ता था जो हमारे मरहूम कायद इलियास चचा मरहूम ने हम लोगों के सामने रखा था, चाहे वो मुस्लिम मजलिस का नजरिया कहा जाए, चाहे मैं समझता हूँ मुस्लिम मजलिस के नजरिए से ऊपर उठ करके इलियास आजमी साहब मरहूम का नजरिया था, जो इंसानियत पर, इस्लाम पर, मानवतावाद पर जो आधारित नजरिया था वो इलियास चचा का नजरिया था। उसी नजरिए पर पीपुल्स जस्टिस पार्टी की बुनियाद रखी गई थी, हम लोगों ने काम शुरू किया था। मैंने मौलाना शोएब साहब बैठे हुए हैं, इंजीनियर सलीम साहब बैठे हुए हैं, मकसूद अंसारी साहब बैठे हुए, हम लोगों ने मिल करके काफी काम किया था, काफी मेहनत की थी। ये बदकिस्मती थी। तो ये नई, मैं कहने का मेरे मकसद ये है कि नई तंजीम नहीं, नई पार्टी नहीं, ये रीऑर्गेनाइज की जा रही है। जो बीच में हम सुस्त हो गए थे, खामोश हो गए थे, और अगर आप सब लोग इस बात से कि मुल्क के हालात, अब कहने की जरूरत नहीं, आज ना तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बचा हुआ है, ना आपकी जमहूरियत बची हुई है, ना आपकी अदलिया, आपकी न्यायपालिका बची हुई है। आप कहने को आप खुश हो लें कि हम एक बाद में बात करते हैं, संविधान वाले देश में रहते हैं जिसका संविधान है। मैं आपसे वाज़ेह तौर से कहना चाहता हूँ कि हम एक ऐसे देश में रहे हैं जो जंगल राज की बात हम सुनते थे, जंगल राज को हमने अब अपनी आंखों से देखना शुरू किया कि जंगल राज होता क्या है। यह चंद 5% ब्राह्मणवादी व्यवस्था का निजाम है। ये हिंदू का नाम लेते हैं, हिंदू कौन है? पहले तो ये तय कर लेना चाहिए कि हिंदू कौन है। वो जो एक ब्राह्मण, जो एक आचार्य, अभी वो जो आंखों से ब्लाइंड है आचार्य, जो भी हॉस्पिटल में गए हैं, भद्राचार्य, उन्होंने इवन ब्राह्मणों के अंदर कौन बड़ा ब्राह्मण है, कौन छोटा ब्राह्मण है, इसकी उन्होंने लाइनें खींच दी है। तो जो अपनी बिरादरी को, ब्राह्मण समाज को भी उसका विश्लेषण करे कि इसमें उच्च कोट के ब्राह्मण है और ये छोटी कोट की ये दलील ब्राह्मण है, तो फिर उसका इंसानियत के और आम इंसानों के सिलसिले में उन लोगों का नजरिया क्या होगा, ये हमें सोचना चाहिए। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने स्टडी किया है, यहूदियत की, सेहूनियत की स्टडी किया है, ज्यूस कौन थे, उनका दुनिया में क्या निजाम था, तो हिस्टोरिकल और रेशियल फैक्ट भी यही है कि ये ट्रू ब्राह्मण और यहूदी एक ही नस्ल, एक ही सोच और एक ही विचारधारा के लोग, एक ही डीएनए है। तो ये न तो हिंदू की बात है, न मुस्लिम की बात है, न ये पिछड़ों की बात है, ये रेशियल सुपरमेसी की लड़ाई ब्राह्मण लड़ रहा है, जो हिंदुस्तान में रेशली तमाम 95% लोगों को गुलाम बनाना चाहता है और वो गुलाम बना चुका है। इसलिए कि जब गोबर खिला दिया जाए, एक ब्राह्मण के कहने पर एक आम इंसान, पढ़ा लिखा इंसान गोबर खाने लगे, पेशाब पीने लगे, तो मैं ऐसे लोगों को तो इंसान मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ये ब्राह्मणियत की ताकत है कि उसने अपनी ताकत और अपने जादू के आगे लोगों को गोबर खिलाने पर जो है आमादा कर दिया। उसी से हमको जागने की और आजाद होने की जरूरत है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमारी पुरानी तंजीम, हमारी तहरीक, कौन इसका लीडर होगा, कौन नहीं लीडर होगा, हमें इस चीज को नहीं देखना है।
हमें सिर्फ ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन, ये तंजीम, जिस किसी के भी एक पत्थर का टुकड़ा भी अगर है और उसके पीछे अगर हमें चलना है, तो हमारे अंदर जो कामयाबी की जमानत होती है, जो चीज वो जमानत होती है किसी मोमेंट को, किसी तहरीक को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए और उसके पीछे चलने वालों के लोगों के लिए एक वादे विचारधारा, एक वादे नजरिया होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज होती है चलने वाला और चलाने वाला दोनों के अंदर जुनून होना चाहिए। जो एक शब्द है वो जुनून है। अगर जुनून नहीं है तो हम फेल हो जाएंगे, और जुनून अगर हमारे अंदर है तो दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से और कामयाबी हासिल करने से नहीं रोक सकती। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि हम अगर अपने मोमेंट को जब आगे बढ़ाएंगे तो हमें जिन पर तनकीद करनी है, जिनका विरोध करना है, इस चीज को नजरअंदाज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इस बात पर फोकस करेंगे कि हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, हमें अपने मैसेज को, अपने संदेश को कहाँ तक पहुंचाना है। इसलिए कि जस्टिस पार्टी की जो बुनियाद थी, जो इसका नारा था, वो नारा ये था, इंसाफ, सबका साथ, सबको न्याय। ये था, हम सबको न्याय देंगे। जो भी हमारे पास आएगा बगैर इसके दलित, कस्मादा, पिछड़ा, ये वाकई हिंदुस्तान में उसके साथ आजादी के बाद से इंसाफ नहीं हुआ है। इसलिए बहरहाल जिसका मर्द जितना शदीद होगा उसका इलाज भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। अगर कोई सीरियस मरीज है तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ICU की जरूरत पड़ेगी। तो अभी जो ये तबकात, महरूम तबकात हैं, जो वांछित समाज के लोग हैं, उनको हम सामने रख करके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उनको न्याय, भागीदारी, हिस्सेदारी की बातें तो छोटी हो जाती हैं। न्याय का एक शब्द अगर हम सबके साथ इंसाफ करने की सोच लें और हमारे अंदर जुनून हो तो हम अपने मकसद को पा सकते हैं। मैं ज़्यादा बात को लंबी न करते हुए अपनी बात को यही पर खत्म करना चाहूँगा कि यतीमों का अमल पर हम मोहब्बत पाते आलम जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीर है। हमें हमारा विल पावर मजबूत होना चाहिए, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कम लोग रह गए माशाल्लाह, 3 लोग रह गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे डाइस के रौनक बढ़ा रहे सभी मुअज़्ज़िज़ और हमारे सामने बैठे हुए सभी मुअज़्ज़िज़ हज़रात, आज हमें बड़ी इस बात की खुशी है कि जिन तस्वीर को हम अपने दरमियान देखते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी साहब, जनाब इलियास आज़मी साहब, जिनके विचार हमारे दिलों में जिंदा है, लिहाजा ये सब हमारे दरमियान अमर है। मैं इन सबको खिराज अकीदत पेश करते हुए अपने भाई और इस पीपल्स जस्टिस पार्टी के सरपरस्त और इलियास आज़मी साहब के वारिस और जानशीन अरशद आज़मी साहब को मुबारकबाद देते हैं कि वो हमारे दरमियान बैठकर हम सब की हौसला अफजाई कर रहे हैं। और आप सबका मैं खैर मकदम करता हूँ। बहुत हमारे लोगों ने अपनी अपनी बातों को कहा, शायद यही सारी चीजें हम भी कहना चाहते थे। बहुत ही वजाहत के साथ हमारे विधायक जी ने अपनी बातों को रखा, कटियार साहब ने बड़ी बुनियादी बातों को रखा, कुरील साहब और गौतम बहाने साहब ने हमें पूरी तरह से जगा कर, बेदार करके, झकझोर के जो बातें रखी हैं, हमें उन्हीं पे पैरामल करना है। एक शेर ये था कि यकीन कर लेते अपने रहबर की रहबरी पे हम, तरक्की की न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। कहना तो बहुत कुछ था और कहना भी चाहते हैं। आज मुल्क के हालात इतने ज्यादा संगीन हो गए कि जब हम लोग एक नारे के साथ आगे बढ़े थे, फाइट फॉर फ्रीडम के लिए, आज फिर हमें फाइट फॉर डेमोक्रेसी के लिए एकजुट और संगठित होना है।
आज हमें हर जगह पर रोका जा रहा है, चाहे जो शिक्षा का मैदान हो, चाहे हमारे रोजगार हो, जहाँ भी है हमें हर हाल में रोकने की कोशिश की जा रही है। आज हमें संगठित होने से रोका जा रहा है, आज हमें भाइयों को अलग किया जा रहा है, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ाया जा रहा है, यहाँ तक कि जाति को जात से लड़ाया जा रहा है। आज तो अभी अर्चन भाई ने, हमारे विधायक जी ने कहा कि भद्राचार्य जी ने जो कहा कि उनके पंडितों के अंदर भी बड़ा भेदभाव है, छोटा और बड़ा है, तो उससे समझ लेना चाहिए कि आज हम सबको बीच में नफरत के बीज जो बोया गया है उसका पौधा कितना बड़ा हो चुका है और कहाँ तक है। लिहाजा हमें सबसे पहले पढ़ाई पर ही अपना गौर करना चाहिए, जिसके लिए हमारे अब्बा जी के नाम से मशहूर इलियास हाशमी साहब ने एजुकेशन पे काम किया, क्योंकि वो जानते थे कि जब ये समाज पढ़ेगा तो सवाल करेगा, समाज पढ़ेगा तो संविधान पढ़ेगा। आज हमें उसमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मैं भाई रहाणे साहब ने जिस तरह से कहा कि आज किसी को आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है, तो उसी में हमारे नदीम फारूक साहब का एक शेर यूं है कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। आज कोई कसर बाकी नहीं रही जुल्म और सितम की, और हमसे कहा जाता रहा कि तुम कभी अदालत के फैसले को मानकर खामोश रहना, कभी अपनी क्वांटिटी को, अपनी संख्या को मानकर खामोश रहना, लेकिन कभी हमसे ये नहीं कहा गया कि तुम संगठित होकर अपनी ताकत का लोहा मनवाने का काम करना। आज हमको बिखराव के साथ जिस तरह हमारे ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, ये अत्याचार शायद मैंने तो नहीं देखे, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब आजादी लेना था, जब इस मुल्क को आजाद होना था, तो उस वक्त सबसे ज्यादा पेश रहने वाले हम थे। और हमने जब इस मुल्क को आजाद कराया, बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 10:18 पर जब ये संविधान हमारे देश के हवाले किया, जब सबको सामाजिकता का अधिकार, आर्थिक अधिकार, न्याय का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, उस वक्त देश में कोई विद्रोह नहीं था, उस वक्त इस देश के अंदर कोई नहीं था, सब भारतीय थे, सब भारतीय संविधान के तहत अपनी जिंदगी को बसर कर रहे थे। आज ऐसा क्या हो गया कि 2014 से हम पड़ोसी जो कभी हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि भारतीय हुआ करते थे, आज हम जो है हिंदू और मुसलमान हो गए, आज दलित और ओबीसी हो गए। पर खैर ये बातें तो बहुत चलती रहेंगी, लेकिन हमें अपने स्तर से इनको दूर करना है, क्योंकि हम मुसलमान तो इसलिए हैं क्योंकि हम एक नबी के मानने वाले हैं। आज हम यहाँ संगठित होने की बात करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान नाज़िल हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात को कहा था कि ये नबी सिर्फ तुम्हारे नबी नहीं है, ये सारी इंसानियत के और क़यामत तक आने वाले लोगों के नबी हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी को सबके लिए रहमत बनाकर भेजा। उसी रहमत नबी ने सबसे बड़ा पैगाम दिया था कि तुम अगर खाना खाकर सो गए और तुम्हारा पड़ोसी भूखा रह गया तो इसके लिए तुम गुनहगार हो जाओगे, तुम्हारे पेटों की जो भूख है वो जहन्नम के अंगारों से भर दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि पड़ोसी तुम्हारा कोई भी हो, हमसाया तुम्हारा कोई भी हो, उसकी जिम्मेदारी तुम पर बनती है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हम बहकाने वालों के चक्कर में ना आए, हम उनके लिए उनसे जुदा होकर अपनी तालीमात को आगे बढ़ाते हुए अपने आप को, अपने पड़ोसी को अगर हम एक कर लेंगे, अपने परिवार को एक कर लेंगे, तो हम अपने मुल्क की ही नहीं, अपने समाज और गली मोहल्ले से लेकर अपने शहर और मुल्क की तस्वीर और तस्वीर को बदल देंगे। इसी का नाम संगठन है, इसी को संगठित होने की जरूरत है। भाइयों, हमारे दरमियान में हमारे बदर आलम भाई, हमारे मौजूदा आफाक भाई जो बड़े सरगर्म रहते हैं, इरशाद भाई, सभी लोग हमारे बड़े मुअज़्ज़िज़ हैं जो हमारे बुलावे पर भी आए और इस फिक्र को लेकर आए कि किस तरह से आज इस मुल्क को सबकी जरूरत है, मुल्क मोहब्बत चाहता है,
मुल्क मोहब्बत मांगता है। आप सारे मौजूद लोग ये भीड़ का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपके पीछे बहुत भीड़ है, क्योंकि आप इस शहर की करीब है, आप इस शहर के मौजूद हैं और इस मुल्क की मोहब्बत की वजह से आए हैं। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। हम जानते हैं कि इसी सनम की मोहब्बत में आप सब लोगों ने अपना वक्त दिया है। मैं बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी बात को इस बात पर खत्म करूंगा कि आज हम यहाँ पर अहद लेकर जाएंगे कि आज जिस तरह से लोग कहते हैं कि इंडिया का गठबंधन बना, आज लोग कहते हैं कि एनडीए का गठबंधन बना, उसमें सबके वजूद की बात की जाती है। कोई 1% होता है, कोई आधा % होता है, लोग उनके लीडरशिप उनसे मिलने जाते हैं। आज हम 20%, 18% और 22% होने के बाद हमारा कहीं पर नाम नहीं आता। इस बात को मैंने एक दिन बहुत बड़ा लीडर उनसे कहा था कि आज आप इस बात को शर्मिंदा क्यों होते हैं कि आप इंडिया का नाम लेते हैं, मुसलमान का नाम नहीं लेते, जबकि विपक्ष में अगर कोई खड़ा है तो वो मुसलमान खड़ा है। अगर मुसलमान को डराया जाता है तो ये कह के डराया जाता है, मुसलमान को ठगा जाता है तो ये कह के ठगा जाता है कि अगर तुमने हमको वोट न किया तो ये जालिम पार्टियां तुम्हारे ऊपर हुकूमत करने आ जाएंगी, और वो जालिम पार्टियां हमारा नाम लेकर, हमारा डर दिखाकर आज हुकूमत में और सत्ता में आती है। इसलिए हमने अपने लीडर से कहा कि अगर आप लीडर हैं तो हमें हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी, जिस तरह से आप हमारे नाम से सत्ता में आते हैं, हमारे नाम से आप विपक्ष में आते हैं, इसलिए चाहे सत्ता हो या सियासत हो, हमें हमारी हिस्सेदारी और हमें हमारी भागीदारी हर हाल में चाहिए। चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो मशीनरी का कोई ओहदा या पद हो, चाहे वो सियासत का कोई ओहदा पद हो, हम ये लेके रहेंगे। और इसके लेने के लिए हमें जरूरत इस बात की है कि हम वक्त का इंतजार करेंगे, अपनी ताकत को संग्रहित करेंगे, ताकत को इकट्ठा करेंगे, बिना भेदभाव के, हर भेदभाव को, हर ऊंच नीच को दरकिनार करते हुए, दूर करते हुए हम संगठित होंगे और एक होंगे। और यही शायद हमारे अब्बा जी की भी मंशा थी, और यही हमारे अब्दुल जलील फरीदी साहब की भी थी, और यही हमारा संविधान कहता है। जय संविधान। मैं बहुत खुशी माफी के साथ जनाब सदर आलम साहब को बुलाना चाहता हूँ कि वहाँ और अपनी बात आप सब देखते हैं। अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सज्जनों, ये खुशी की बात है कि अरशद सिद्दीकी साहब ने इलियास आज़मी साहब के विचार थे, उसको आगे बढ़ाने के लिए इस पार्टी का उन्होंने स्थापना किया था। तो आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ से इकट्ठा हुए। आज मैं इसमें जो लोग नहीं, जनता नहीं, अपने खास लोग आए, विशेष रूप से इसमें हमारे कन्या दूसरी समाज तक चलाते हैं, बहुत ही बुद्धिजीवी विमान है। हमारे बीच में हमारे सिद्धार्थनगर जिले से और आरती साहब से तो हमारा बहुत जमाने के बाद मुलाकात हुई जब वो मिले थे, मुझसे लिखी पाया करते थे, जो है सवाल जवाब के लिए सुन रहे। आज जो पार्टियां मुल्क में है चल रही है, और आना और जाना लोगों का लगा है कि इंडिया गठबंधन से जा रहा है, कोई इंडिया को जो है इंडिया गठबंधन से निकल रहा है। आज आपके सामने एक बड़ा चैलेंज ये है कि आप दो धाराओं में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, या तो लोग जो है इंडिया के साथ है या इंडिया के साथ। मैं यहाँ वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मरहूम इलियास आज़मी साहब जिंदगी भर उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया, और इतना विरोध किया कि वो कहते थे भाजपा से समझौता कर लिया जाए लेकिन कांग्रेस से रोक रखा जाए। ये मैं जानता हूँ, बहुत बातें हैं वो ऐसे ही कहते थे, लेकिन आखिरी वक्तों में 2 साल से उनका नजरिया बदल गया। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी
और राहुल गांधी यकीनन जो राष्ट्रीय स्वयं संघ है RSS है, उसके खिलाफ जितना कड़ा और बड़ा स्टेप राहुल गांधी ने लिया है, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और सोनिया गांधी तक, इन सब लोगों ने, जितने कांग्रेसी है, जितना सब लोगों ने मिल करके RSS के खिलाफ लिया होगा, उतना अकेले राहुल गांधी ने स्टेप लिया। तो आज चुनाव पार्टी इलेक्शन के बाद लोकसभा इलेक्शन एकदम चुनाव का कारण है, यदि तारीख का ऐलान हो सकता है पोलिंग का, प्रचार समिति सुंदर करती है। यहाँ सब जो है इंटेलिजेंस लोग मौजूद है। मेरे ख्याल से फौरी तौर पर यहाँ पर जो है हम लोग कांग्रेस पार्टी का करनी चाहिए और कटिहार साहब है और अरशद सिद्दीकी साहब है, हमारे जो लोग हैं वो राहुल गांधी से मिले और अपनी बात रखे कि भाई ये करना चाहिए है, ये हमारा समर्थन है और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद लोकसभा के इलेक्शन के बाद आपने देखा डीएमके कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करें, अभी ये पल्लवी पटेल जाकर के राहुल गांधी की यात्रा में मेरे दरखास्त ये है कि पार्टी चले, जिंदा रहे, इलियास आदमी साहब का, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो है डॉक्टर फरीदी साहब के विचारों को आगे बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ी क्रांतिकारी जो लीडर है, जो लोगों को हमने देखा है इसमें मौजूद है रामस्वरूप वर्मा जी। रामस्वरूप वर्मा जी के बारे में तो कटिहार साहब, चौधरी साहब, हमको चौधरी साहब जब सिद्धार्थनगर में मिलते थे, आप रामस्वरूप वर्मा के विचारों को बताइए। हमने कहा रामस्वरूप वर्मा के विचारों को अगर आप पढ़ के सुनाएंगे तो भैया दंगा हो जाएगा हिंदू मुसलमान। चौधरी साहब आपे हम खाली ऑडियंस रहे। तो हमारे इस धरती पर बहुत से क्रांतिकारी लोग पैदा हुए और बहुत कम। जहाँ तक भागीदारी की बात है, मैं यहाँ कहना चाहूँगा भागीदारी मुस्लिम समाज ने, चाहे बहन जी मायावती हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो, या लालू प्रसाद यादव हो, या नीतीश कुमार हो, या और दूसरे लोग, मुस्लिम समाज ने यूनानिमसली 90% 100% उन्होंने उनको वोट दिया। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि बहन जी ने बहुत अच्छा काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर इतना कुछ हुआ था, बहुजन नायकों के यहाँ स्थापित किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन किसी भी मुसलमान के नाम पर उन्होंने एक चाइल्ड भी बनाने का काम नहीं किया। और यही हाल जो है मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव का भी रहा है। यही हाल जो है मतलब बीपीसी के साथ समाज न्याय नहीं कर सका। बीपीसी आज भी गाली खाते हैं, लेकिन बीपीसी के नाम पर ये बहुजन और भागीदारी की बात करने वाले लोग बीपीसी की एक मूर्ति बिहार में, पटना में, लखनऊ में स्थापित नहीं करता, इनके नाम पर कोई स्मारक नहीं बनाया। ये बहुत संकीर्ण सोच है। हमको विचारों के साथ आप शिकस्त दे सकते हो। हम 20%, 18%, 75%, 60% नहीं, किसी नजरिए के साथ, किसी सिद्धांत के साथ कोई मुल्क और समाज आगे बढ़ता है। मैं अपनी बात ज्यादा ना करके खत्म करता हूँ कि आपके सामने इंडिया है और एनडीए, आप फैसला करना है कि आपको किसके साथ रहना है। और सिर्फ 3 महीने का 4 महीने का मामला। जय हिंद। आपसे देखते हैं जनता।